Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start UGC नेट शिक्षा शास्त्र प्रीवियस ईयर पेपर. फ्रेंड्स, मैं ये 2005 का प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. आइए देखते हैं. एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हो तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए. यह उसके का ध्यान रख रहा है. किसका ध्यान रख रहा है? भावात्मक विकास का. ये उसके भावात्मक विकास का ध्यान रख रहा है. नेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एक शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वह बालक को यह सिखाए कि जब उसके विचार दूसरों के विचार से मेल नहीं खाते तो उन्हें उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सभी के अपने अपने विचार होते हैं. इस तरह से शिक्षक बालकों में भावात्मक विकास करना चाहता है. इसलिए इस तरह से शिक्षक बालकों में भावात्मक विकास करना चाहता है. एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान गणितज्ञ बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उसी की प्राप्ति के लिए मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ. इस विद्यार्थी में आंतरिक प्रेरणा, इसमें क्या आएगा? आंतरिक प्रेरणा. इसको क्या कहेंगे? आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आएगा. आंतरिक प्रेरणा में क्या क्या आ रहा है? अभिप्रेरणा की एक परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है. अभिप्रेरणा एक परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो प्राणी के व्यवहार के निर्धारण व संचालन से संबंध रखती है. व्यवहार को अनुप्रेरित, सक्रिय, प्रारंभ अथवा बनाए रखने वाले कारकों को अभिप्रेरणात्मक कारक कहा जाता है. वास्तव में यह आंतरिक शक्ति होती है जो प्राणी को किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है. उपरोक्त में विद्यार्थी अपनी आंतरिक प्रेरणा के कारण कठिन परिश्रम कर रहा है जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उच्च व संपन्न शैक्षणिक सामग्री का विकास किया जाए तथा स्कूलों में उसका उपयोग किया जाए तो यह को मदद करेगा. किसको? प्रतिभाशाली. यानी संपन्न शैक्षणिक सामग्री किसके लिए होता है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए. अब आइए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं. यदि उच्च संपन्न शैक्षणिक सामग्री का विकास किया जाए वह बच्चों में उसका उपयोग किए जाए तो इसका सर्वाधिक लाभ प्रतिभाशाली बालकों को मिलता है. और यदि पिछड़े व अधिगम बाध्य बालक भी इससे लाभान्वित होते हैं. अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए ताकि वह एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह क्या करे? इसका सही आंसर है ताकि वह उचित विधियों का विकास कर सके. अब इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं. शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसके अध्ययन से मानव व्यवहार के सभी पहलुओं का ज्ञान मिलता है, अर्थात बालक की क्षमता, योग्यता, आवश्यकता, रुचि आदि को समझ सके. इसे मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं. इसी के आधार पर वह शिक्षा की विभिन्न शिक्षण विधियों का विकास किया जाता है. इसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके. बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में या उत्तर बचपन के बजाय. पूर्व बचपन में उत्तर बचपन के बजाय. बचपन का शारीरिक विकास पूर्ण बचपन में सर्वाधिक तेज गति से होता है. बच्चों का शारीरिक विकास पूर्ण बचपन में
सर्वाधिक तेज गति से होता है। इस अवस्था में 5 वर्ष तक उसका व्यक्तित्व बनता है। इस अवस्था में बालक जो कुछ भी सीखता है उसका प्रभाव उसके संपूर्ण जीवन काल में देखा जाता है। ड्रामैन टेस्ट। ड्रामैन टेस्ट एक क्या है? बुद्धि परीक्षण है। ड्रामैन टेस्ट क्या है? एक बुद्धि परीक्षण है। गुड का ड्रामैन परीक्षण एक बुद्धि परीक्षण है। व्यक्तित्व के विकास में विरासत तथा परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सी बात सही है? इसमें कौन सी सही है? बी। आंसर नंबर बी सही है। विरासत तथा परिवेश का योगदान बराबर होता है। आधुनिक मनोविज्ञान बालक के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों ही के योगदान को स्वीकार करते हैं। इसके अनुसार वंशानुक्रम की तुलना बीज में से की जा रही है। अब इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, टर्न करके फर्स्ट पे जो किसी विशिष्ट प्रकार का वृक्ष बनने की पूर्ण संभावनाएं निहित है, जबकि वातावरण की तुलना बीज या पौधे को उपलब्ध मिट्टी, खाद, पानी, धूप तथा वायु आदि के मिलने वाले पोषण से की जा सकती है। वृक्ष के समुचित विकास के लिए बीज में निहित संभावना तथा वातावरणीय दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से उगना संभव नहीं है। इसी प्रकार व्यक्तित्व निर्माण के लिए वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की भूमिका समान है। निम्न में से किसका संबंध गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के प्रतिमान से है? इसका सी। निम्नलिखित किसका संबंध गिलफोर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के प्रतिमान से है? इसमें कौन सा सही है? सी। प्रतीकात्मक समूहों का स्मरण। प्रतीकात्मक समूहों का स्मरण। गिलफोर्ड के बुद्धि के संरचना मॉडल में बुद्धि की बीमा सक्रिया में एक प्रक्रिया प्रतीक का वर्णन किया गया है। गिलफोर्ड की बुद्धि के संरचना मॉडल में बुद्धि की बीमा सक्रिया में एक सक्रिय प्रतीक का वर्णन किया गया है। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? इसमें जो है बी वाला जो है किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, जबकि तेज शारीरिक विकास, विपरीत लिंग से अधिक रुचि, अधिक संवेदनशील प्रकृति, ये सभी किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तनों को व्यक्तिगत विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवस्था में बालक के मस्तिष्क में हलचल उठती रहती है। इस कारण वह यह तय नहीं कर पाता कि उसका वास्तविक स्पष्ट तथा स्थायी आत्मधारण क्या है। इस अवस्था में कई बार अपना आत्म संप्रय बदलाता है, इस कारण इसे स्थायी रूप नहीं दे पाता। सृजनशील तथा बुद्धि के संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए वाला सही है। इसमें सृजनशील होने के लिए एक विशेष स्तर तक बुद्धि को होना आवश्यक है। सृजनशील होने के लिए एक विशेष स्तर तक बुद्धि को होना आवश्यक है। इसका डिटेल देख लेते हैं। बुद्धि तथा सृजनशील में आपसी संबंध है। सृजनशील बालक होते हैं, सृजनशील बालक कह रहा है बुद्धि में आपसी संबंध होते हैं, और उसके बाद कह रहा है
सृजनशील बालक में माध्यम बुद्धिलब्धि होती है। अध्ययनों से यह पाया गया है कि 90 से 110 की बुद्धिलब्धि का सृजनात्मक में धनात्मक सहसंबंध है, जबकि निम्न बुद्धिलब्धि एवं उच्च बुद्धिलब्धि के बीच सहसंबंध ऋणात्मक पाया गया है। अतः सृजनात्मकता के लिए यह विशेष स्तर की 90 से 110 बुद्धिलब्धि का होना आवश्यक है। एक छात्र गणित के प्रश्न करते हुए एक प्रश्न पर अटक गया। कुछ समय सोचने के बाद अचानक उसे युक्ति सूझी तथा समस्या हल हो गई। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहते हैं? सूझ द्वारा अधिगम। इस प्रकार के अधिगम को क्या कहेंगे? सूझ द्वारा अधिगम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जब भी व्यक्ति किसी विषय या पाठ को सीखता है, वह सीखने से संबंधित परिस्थिति के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वह परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं को नए ढंग से प्रत्यक्षण कर संगठित करने का प्रयत्न करता है ताकि समस्या का समाधान आसानी से हो सके। जब वह परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं को नए ढंग से प्रत्यक्षण कर उसके आपसी संबंधों को समझ जाता है तो उसे अचानक सूझ उत्पन्न होती है, जिसे आहा अनुभव भी मनोवैज्ञानिकों ने कहा। अतः सूझ अचानक होती है, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। यदि कोई अध्यापक शिक्षण कार्य में अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया का उपयोग करता है तो निम्न में से किसको समायोजित नहीं किया जा सकता? इसका जो आंसर होगा बी होगा, सूझबूझ पूर्ण अधिगम। यदि कोई अध्यापक शिक्षण कार्य में अभिक्रमित अधिगम प्रक्रिया का उपयोग करता है तो निम्न में से किसको समायोजित नहीं किया जा सकता? इसको कहेंगे सूझबूझ पूर्ण अधिगम। इसे क्या कहेंगे? सूझबूझ पूर्ण अधिगम। अभिक्रमित अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक ऐसे प्रभावपूर्ण अनुदेशन का प्रतिनिधित्व करता है जिससे अभिक्रमित अधिगम के मूलभूत 5 सिद्धांतों का अनुसरण करके पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु को छोटे छोटे ऐसे सुव्यवस्थित पदों में इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध करके प्रस्तुत किया जाता है कि अधिगमकर्ता को स्वयं अपनी गति से सीखने और आगे बढ़ने का उपयुक्त अवसर मिल सके। निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिला है? इसमें है डी वाला सही है। इसमें कौन सा सही है? डी वाला सही है। दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहना सीखना। किसी समाज के निर्माण में कुछ लोग और मकान की आवश्यकता ही नहीं होती, बल्कि इसके निर्माण में प्रेम, सहयोग एवं समायोजन भी आवश्यक है। इसके आधार पर समाज में समायोजन होता है तथा वह शांतिपूर्ण ढंग से रहना सीखते हैं, और यह शिक्षा का आधार स्तंभ है जिसे समाज में सहारा मिलता है। नेक्स्ट है देखिए ये मिलान का क्वेश्चन है। इसको हम मिलान में ही डायरेक्ट इसका आंसर ही देख लेते हैं। समाजीकरण का संबंध किससे है? घर से है।
सामाजिकरण घर से ही शुरू होता है, इसलिए सामाजिकरण का संबंध सबसे पहले सामाजिकरण कहाँ से होता है? घर से होता है। सहयोगात्मक क्रियाकलाप कहाँ होते हैं? विद्यालय में होता है। प्रजातांत्रिक आचरण कहाँ से होता है? राज्य से होता है। सांस्कृतिक आचरण कहाँ से होता है? गांव से होता है। ये इसका आंसर था। आधुनिकीकरण का सही अभिप्राय क्या है? आधुनिकीकरण का सही अभिप्राय क्या है? इसका सी है, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना। आधुनिकीकरण का सही अभिप्राय क्या है? पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना। अब नेक्स्ट देखते हैं। पाश्चात्य संस्कृति को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। पाश्चात्य समाज एवं संस्कृति आधुनिक है, वह आधुनिकता के प्रतीक है। पाश्चात्य समाज वैज्ञानिक अभिवृत्ति, नवीनता, विज्ञान तकनीकी प्रयोग विश्व के आदर्श माने जाते हैं। जो पाश्चात्य समाज अभिवृत्ति, नवीनता, विज्ञान तकनीकी का प्रयोग विश्व में आदर्श माने जाते हैं। परंतु आधुनिकीकरण का अर्थ बहुत ही संकुचित अर्थ है। इसके व्यापक अर्थ में पाश्चात्य संस्कृति केवल सकारात्मक पहलू को अपनाते हैं। इस पर हम अपनी परंपरा को अस्वीकार नहीं करते। इसके प्रकार आधुनिकीकरण पाश्चात्य एवं अपनी संस्कृति का मिलाजुला रूप है। इसके प्रकार आधुनिकीकरण पाश्चात्य एवं अपनी संस्कृति का मिलाजुला रूप है। ग्रामीण भारत में वर्तमान में सामाजिक स्तरीकरण को निर्धारित करने में अधिक प्रभाव ग्रामीण भारत में वर्तमान में सामाजिक स्तरीकरण को निर्धारित करने में अधिक प्रभाव किसका है? भूमि स्वामित्व का। भूमि स्वामित्व का। ग्रामीण भारत में वर्तमान में सामाजिक स्तरीकरण को निर्धारित करने में अधिक प्रभाव है किसका? भूमि स्वामित्व का। सामाजिक स्तरीकरण वह व्यवस्था है जिसके द्वारा सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति समूहों को एक विशेष स्तर प्रदान करके उसी के अनुसार सामाजिक संरचना में उसकी स्थिति भूमिका को निर्धारित करके समाज को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करता है। ग्रामीण भारत में स्वामी रहित स्तरों से अधिक स्पष्ट और वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 16 व 17 क्वेश्चन है। पड़ोसी विद्यालय सफल नीति होगी यदि क्या कर रहा है? इसका आंसर होगा सभी। इसका पहला वाला सही है। सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता समान रूप से अच्छी हो। अब इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। पड़ोसी विद्यालय कह रहा है, पड़ोसी विद्यालय नीति का अर्थ है, पड़ोसी विद्यालय नीति का क्या अर्थ है? आइए देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा इसको। पड़ोसी विद्यालय नीति की सार्वभौमिक कह रहा है, पड़ोसी विद्यालय नीति की सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित आबादी, निश्चित दूरी पर विद्यालय स्थापित करना। इस लक्ष्य को पूरा करने में हजारों विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इसकी सफलता के लिए यह अति आवश्यक है कि इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, अन्यथा ये विद्यालय छात्रों के अभाव में खाली रह जाएंगे और लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाएगी। निम्नलिखित
निम्न में से किसका निर्धारण मुख्य रूप से संस्कृति द्वारा होता है? इसका आंसर होगा पहला वाला, सामाजिक साम्य। इसका होगा सामाजिक साम्य, पहला वाला इसका आंसर। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। संस्कृति का तात्पर्य मानव निर्मित उस भावात्मक संगठन संस्कृति का तात्पर्य मानव निर्मित उस भावात्मक संगठन या व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत सामाजिक रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, वेशभूषा, धर्म, कला, विज्ञान, मशीन, उपकरण, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था, वे सभी वस्तुएं आती हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। कुछ शिक्षा शास्त्री संस्कृति का तात्पर्य अच्छे ढंग से किए गए कार्यों को से लगाते हैं। उनके अनुसार संस्कृति का अर्थ परिकृष्ट अथवा परिमार्जित होना है। उनके अनुसार संस्कृति का अर्थ क्या है? परिकृष्ट एवं परिमार्जित होना है। विद्यालय त्यागने वाले गरीब परिवारों में माता पिता अशिक्षित है। ठीक है, विद्यालय त्यागने वाले गरीब परिवारों में माता पिता अशिक्षित हैं। इसमें क्या है? ए और बी दोनों सही है। विद्यालय त्यागने वाले अधिकांश बालक गरीब परिवार से होते हैं। विद्यालय त्यागने वाले अधिकांश परिवार गरीब परिवार से होते हैं, क्योंकि गरीब परिवारों में अधिकतर माता पिता अशिक्षित होते हैं। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा का महत्व समुचित रूप से नहीं समझ पाते और अपने बालक की शिक्षा के लिए अधिक प्रयास करके उसे किसी काम में लगा देते हैं। आरक्षण नीति प्रोत्साहन देती है सामाजिक समदृष्टि को। इसका आंसर पहला वाला होगा। आरक्षण नीति प्रोत्साहन किसको देती है? सामाजिक समदृष्टि को। अब इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान में SC ST तथा OBC को आरक्षण का प्रावधान है, जिससे कि वह साधनहीन व्यक्ति साधन संपन्न व्यक्ति को मिलने वाले अवसरों से वंचित न रह जाए। साधनहीन व्यक्ति साधन संपन्न व्यक्ति से मिलने वाले अवसरों से वंचित न रह जाए। सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करता है, किंतु जिसके पास आगे बढ़ने के लिए साधन और क्षमता नहीं है, उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रावधान है। कौन सा शिक्षा के सामाजिक पहलू से संबंधित है? कौन सा शिक्षा के सामाजिक पहलू से संबंधित है? ए, प्रवेश में आरक्षण। प्रवेश में आरक्षण जो है, कौन सा शिक्षा के सामाजिक पहलू से संबंधित है? प्रवेश में आरक्षण। आरक्षण का मुद्दा सामाजिक पहलू से सरोकार रखता है। आरक्षण का मुद्दा सामाजिक पहलू से सरोकार रखता है। अगर किसी शैक्षिक क्षेत्र में प्रवेश के लिए आरक्षण पद्धति स्थापित है तो यह एक सामाजिक पहलू से संबंधित है। आरक्षण के द्वारा समाज में समानता की स्थापना का प्रयास किया गया है। अब उसका नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल में शिक्षा अधिक कहाँ पे थी? विशिष्ट वर्गीय थी। ब्रिटिश काल में शिक्षा कैसी थी? विशिष्ट वर्गीय थी। ब्रिटिश काल में निस्पंदन सिद्धांत के आधार पर निर्धारित थी। शिक्षा किसके आधार पर थी? निस्पंदन सिद्धांत के आधार पर निर्धारित थी। शिक्षा केवल उच्च वर्ग को प्रदान की जाती थी। निम्न वर्ग उसके संपर्क में आकर स्वयं ही शिक्षित हो जाएगा। यह शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी, जबकि शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ए, स्नोबॉल जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। यानी सुव्यवस्थित न्यायादर्श होता है, समूहदर्श और स्तरित समानुपातिक न्यायादर्श। अब आइए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं।
हिमकुंदक हिम हिम हिमकंदुक प्रतिदर्शन। हिमकंदुक प्रतिदर्शन एक ऐसा असंभाविक प्रतिदर्शन है। हिमकंदुक प्रतिदर्शन एक ऐसा असंभाविक प्रतिदर्शन है जो जिनका हिमकंदुक प्रतिदर्शन एक ऐसा असंभाविक प्रतिदर्शन है जिनका उपयोग शोधकर्ता उस परिस्थिति में करता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहता है, अर्थात जिसमें किसी सीमित समूह या संगठन में सभी सदस्यों को अपने दो दोस्तों या संगियों की पहचान करने को कहा जाता है। इस तरह से शोधकर्ता के सामने समूह में दोस्तों को एक समूह उभर कर आता है। समूह में दोस्तों का एक समूह उभर कर आता है जिससे उसे समूह के पूर्व सामाजिक पैटर्न का ज्ञान हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सी वाला सही नहीं। कौन सा कथन सही नहीं है? सी वाला सही नहीं है। चलिए आइए देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं इसका। शीर्षक 3 यूपी राज्य में SSA कार्यक्रम मूल्यांकन विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर अध्ययन है। यूपी राज्य में SSA कार्यक्रम का मूल्यांकन विद्यार्थियों के पालकों के SS कार्यक्रम के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर अध्ययन थे। ये दोनों शीर्षक पूर्ण सही है। सीसियोग्राम में क्लिक का अर्थ है। सीसियोग्राम में क्लिक का अर्थ है सीसियोग्राम में क्लिक का अर्थ है चयन का केंद्र। सीसियोग्राम में क्लिक का अर्थ है चयन का केंद्र। सीसियोग्राम में क्लिक का अर्थ है चयन का केंद्र। परिकल्पना वह कथन है जो सीसियोग्राम में क्लिक का अर्थ है चयन का केंद्र। परिकल्पना वह कथन है जो समस्या समाधान का बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान है। परिकल्पना वह कथन है जो समस्या समाधान का बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान है। जो समस्या समाधान का बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान है। चलिए इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। चलिए, जब शोधकर्ता किसी शोध समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है। उसका अस्थायी समाधान एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है और इसी जांचनीय प्रस्ताव को एक तकनीकी भाषा में प्राकल्पना कहा जाता है। ठीक है, जब शोधकर्ता किसी शोध समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है और उसका एक अस्थायी समाधान एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है और इसी जांचनीय प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में प्राकल्पना कहता है। प्राकल्पना संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी शोध समस्या का एक प्रस्तावित जांचनीय उत्तर ही प्राकल्पना कहलाता है। उसके बाद Okay friends, thanks for watching my video. Please like my channel. Please subscribe my channel.